हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी डिसीज़। क्योंकि ऐसा मौसम चल रहा है, सर्दियों का मौसम, तो ऐसे मौसम में सांस संबंधी प्रॉब्लम हर एक को हो जाती है। और अगर जिसको पहले से कोई प्रॉब्लम हो रिस्पायरेटरी से रिलेटेड, तो ऐसे मौसम के कांटेक्ट में आने से उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है ज़्यादातर लोगों को, वो होती है अस्थमा, जिसे हम हिंदी में दमा का नाम से जानते हैं। दोस्तों अस्थमा या दमा एक रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। दोस्तों रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम ये समझने से पहले हम ये समझ लें कि लंग्स का हमारी बॉडी में नॉर्मली फंक्शन क्या है। दोस्तों लंग्स या फिर जिसे हिंदी में हम फेफड़ों के नाम से जानते हैं, जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस नाक के थ्रू लेते हैं, तो वो हमारी सांस की नली के थ्रू लंग्स में जाती हैं। और लंग्स में जो भी है ना गैस का एक्सचेंज होता है कि कौन सी ऑक्सीजन रखना है और कौन सी CO2 हटाना है, वो CO2 हटा के ब्लड में भेज देता है। तो गैसेस एक्सचेंज करने का काम और प्रॉपर ऑक्सीजन लेने का काम पूरा हमारे नाक के थ्रू हमारे लंग्स करते हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँचनी है। और लंग्स के आसपास एक कवरिंग होती है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। दोस्तों अब जब यही सांस की नली में दोस्तों जब सूजन आ जाएगी तो वहाँ पर इरिटेशन होने लगेगी, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, तो हो जाएगी पेशेंट को अस्थमा यानी दमा। जब सांस की नली में सूजन आती है, सांस लेने में रुकावट आती है, सीने में जकड़न होती है, घरघराहट होती है, तो उसको दमा कहा जाता है यानी अस्थमा कहा जाता है। दोस्तों अस्थमा दोस्तों कई टाइप का होता है। किसी को एलर्जिक अस्थमा होता है कि किसी धूल से रिलेटेड, उसके घर की धूल या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होने लगती है, कोई खाने पीने की चीज़ से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसको कहा जाता है एलर्जिक अस्थमा। एक अस्थमा होता है दोस्तों ऑक्यूपेशनल अस्थमा, जो उसको जहाँ वो ऑक्यूपेशन है, जहाँ पर उसकी जॉब है, उससे रिलेटेड उसको कोई चीज़ डस्ट सूंघने में आ जाती है तो उससे उसको प्रॉब्लम होने लगती है। नॉन एलर्जिक अस्थमा भी होता है दोस्तों, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ से नहीं होता है। और सीजनल अस्थमा होता है। सीजनल मतलब ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर, जैसे अभी सर्दी हो जाए, बारिश हो जाए, तो वेदर चेंज होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। अस्थमा के पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं दोस्तों, सांस लेने में रुकावट आने लगना, खांसी होने लगना, हर एक इंसान में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं। अगर किसी को पुराना अस्थमा का जो सिम्टम चला आ रहा है, उनको अटैक्स भी आने लगते हैं। अब ऐसे में अस्थमा में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपका साथ देती है, क्योंकि कोई भी दवा इसमें राहत नहीं पहुंचाती है। बहुत सारे लोगों को इन्हेलर लेना पड़ता है क्योंकि उनकी सांस की नली को खोलने के लिए। पर होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि अस्थमा में आपको रिलीफ पहुंचाने में, राहत पहुंचाने में, आपको क्योर करने में मदद करती हैं। फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो अस्थमा में आपको ठीक करने में मदद करती है इज़ ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा ओरिएंटलिस बहुत ही ज़्यादा टॉप इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अस्थमा पर ही, आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन पर ही वर्क करती है ये। जब आपको खांसी हो, सांस लेने में रुकावट हो, जकड़न, इस टाइप की सारी समस्याओं को ठीक करने के बाद टॉप ग्रेड मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटलिस, आप क्यू में ले सकते हैं। बट जो भी आप मेडिसिन लें अस्थमा से रिलेटेड मुझसे कंसल्ट कर ही लें, क्योंकि अस्थमा एक ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप बिना किसी कंसल्टेशन के दवा नहीं लेना चाहिए। ब्लाटा ओरिएंटलिस के बाद एक मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी मेडिसिन होती है जब आपको रात में, अगर आपको बहुत ज़्यादा अस्थमा के ऐसे अटैक आए, रात में आप बेचैन हो जाएं, आप सुकून वाली जगह ढूंढना, रात में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है 3 AM से 3 PM, तो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। दूसरी मेडिसिन होती है इस लोबेलिया इन्फ्लेटा। लोबेलिया इन्फ्लेटा एक ऐसी मेडिसिन है, इसमें जो भी पेशेंट है उसको अस्थमा के अटैक आते हैं। अस्थमा के अटैक आने के साथ साथ उसके सीने में दबाव और उसको जकड़न महसूस होता है। सारी जो भी होम्योपैथिक दवाएं हैं दोस्तों सिम्टम सिमिलैरिटी पे बेस होती हैं। सिम्टम के हिसाब से ही आपको दवा लेनी चाहिए, कंसल्ट कर ही लेनी चाहिए दोस्तों। अगर कोई पेशेंट कुछ बहुत सालों से इन्हेलर ले रहा है और सडनली उसके पास कोई मेडिसिन भी नहीं है और उसके पास उस टाइम इन्हेलर भी नहीं है, उसको जब अटैक आ जाए, तो ऐसे में आपको उस वक्त पेशेंट को शांत व्यवस्था में लेटाकर उसको चाय या कॉफ़ी, गुनगुना पानी आपको पहला पिलाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो उसकी सांस की नली में रुकावट आ रही होगी, जिस वजह से उसको ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पा रहा है और उसमें
सीने में दबाव और जकड़न महसूस हो रहा है, तो ऐसे में आपको गुनगुना पानी, चाय या कॉफ़ी, कोई भी ऐसे गर्म चीज़ गुनगुनी टाइप की उसको पिलाना चाहिए, जिससे उसकी सांस की नली जो रुकावट हो रही होगी वो फैलेगी और उसके प्रॉपर ऑक्सीजन उसके लंग्स तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अस्थमा में यही होता है दोस्तों कि प्रॉपर ऑक्सीजन आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सांस की नली में सूजन आती है। इस वजह से ही पेशेंट को सीने में दबाव और सांस लेने में परेशानी आती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितने अच्छे से आपका साथ देती है। होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा सिम्टम सिमिलरिटी पे बेस होती है दोस्तों। कोई भी दवा रिलेटेड टू अस्थमा आप लेने से पहले कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति के, हर एक इंसान के सिम्टम्स अलग होते हैं। दोस्तों बहुत सारी बेच फ्लावर मेडिसिन भी होती हैं जो अस्थमा पे बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली वर्क करती हैं। इमरजेंसी कंडीशन में काम आने वाली मेडिसिन इज़ रेस्क्यू रेमेडी दोस्तों। इमरजेंसी कंडीशंस के लिए आपको हमेशा अपने पास रेस्क्यू रेमेडी रखना चाहिए। जब भी पेशेंट को सडनली इमरजेंसी अस्थमा अटैक आए तो उसकी मुंह में 2-3 आप बूंदें डाल देंगे तो वो रिलीफ महसूस करेगा। द इमरजेंसी मेडिसिन इज़ रेस्क्यू रेमेडी दोस्तों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अस्थमा क्या होता है और होम्योपैथिक मेडिसिन आपका कैसे साथ देती है। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू।